हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के नए वीडियो स्वतंत्रता संघर्ष का जो बचा हुआ वीडियो है उसको विषय देंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। परीक्षा आपकी नजदीक आ गई है। 17-18 फरवरी को आपका एग्जाम होना है। एग्जाम की डेट निर्धारित है 17 फरवरी या 18 फरवरी आपका पेपर होना है। आप अग्रिम शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं कि आप अपना अध्ययन जहां से कर रहे हैं करते रहिए। भारतीय इतिहास जो जीके का एक पार्ट है उससे जो 7-8 क्वेश्चन आएंगे वो आप हमारा वीडियो देख लेंगे, आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लगभग क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा। स्वतंत्रता संघर्ष और इतिहास में 2-3 पोर्शन और बचे हैं, उसके बाद हमारा इतिहास समाप्त हो जाएगा। फिर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देंगे। डेली 10-20-30 क्वेश्चन जो हो पाएगा उसमें हम लगभग जीके का जो भी जीके जो भी पूछा जाएगा मिला क्वेश्चन देंगे। आप उसको पढ़ते रहेंगे तो उसमें से कुछ प्रश्न फंसने की संभावना रहेगी जो आपकी परीक्षा में काफी मददगार होगी। तो आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के नए वीडियो पे चर्चा करते हैं कि जैसा हम आपको बताए कि हम आपको स्वतंत्रता संघर्ष में 1919 तक की घटनाओं तक ले आए थे, गांधी जी के विषय में बताए थे। आज हम आपको 1919 से लेकर घटनाएं बताएंगे। तो आप सबसे पहले समझिए रौलट एक्ट। आज भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे पहले रौलट एक्ट। रौलट एक्ट, यहां से आपका प्रश्न बन सकता है रौलट एक्ट से। इसके विषय में जान लें कि क्या है। एक्ट मतलब अधिनियम होता है। रौलट एक्ट यह एक अधिनियम है। यह एक अधिनियम आया था अंग्रेजों की तरफ से कि किसी भी व्यक्ति को जो संदेह की स्थिति में हो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना अपील के, बिना वकील, बिना दलील के, मतलब उसकी तरफ से बिना पैरवी किए हुए उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति पे वर्तमान में आप देखते हैं किसी व्यक्ति को अगर संदेह की स्थिति पकड़ा जाता है तो उसको मौका मिलता है अपनी बात रखने का। वो वकील के माध्यम से कोर्ट में या जहां निर्णायक मजिस्ट्रेट बैठते हैं अपनी बात को रखते हैं और रखने के बाद तब निर्णय लिया जाता है कि दोषी है कि नहीं। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो कानून के तहत सजा दी जाती थी, लेकिन रौलट एक्ट में ऐसा नहीं था। जिस व्यक्ति को पकड़ेंगे अंग्रेज लोग, लगेगा कि यह क्रांतिकारी है या इनसे ब्रिटिश को खतरा है, तो वो उस व्यक्ति को तुरंत सजा दे देते हैं। तो इसमें व्यक्ति को अपनी अपील करने का, अपनी दलील करने का, अपनी वकील करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसलिए इसका भारत में विरोध हुआ। तो इससे प्रश्न क्या बनेगा कि रौलट एक्ट कब लागू हुआ। पहला महत्वपूर्ण, कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 को। ये तिथि याद कर लीजिए, 19 मार्च 1919 को। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल। ये भी पूछा जाता है कि रौलट एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ये आया था। और जिसको हम आपको बताए 2 चीजें महत्वपूर्ण है कि कब आया था 1919 में, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। अब मुख्य चीज क्या है इसका? मुख्य हमने बताया कि संदेह के आधार पर आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दूसरी चीज कि जो आदमी गिरफ्तार किया जाता है बिना अपील, वो कहीं अपील नहीं कर सकता है कि हम निर्दोष हैं। बिना दलील, मतलब वो अपने बात रख भी नहीं सकता है, या बिना वकील, किसी वकील के माध्यम से भी वह शरण नहीं ले सकता है। इन सब के माध्यम से भी वह शरण नहीं ले सकता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई अंग्रेज कर देते थे। इसका भारत में बहुत ज्यादा विरोध हुआ। गलत भी बात थी कि हम अपने देश में
उनको लगा कि ब्रिटिश खतरा है, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और हमको पकड़ लिए, ले जाके जेल में डाल दिए या फांसी की सजा दे दिया, जीवन कारावास दे दिए, इस तरह घटनाएं। तो इसका लोगों ने जमकर विरोध किया। स्पष्ट हो गया है कि रॉलेट एक्ट क्या है। अब इसमें आप समझिए कि डेट 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में संदेह के आधार पर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिना वकील बिना दलील के उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। सीधे क्या है, कार्रवाई कर दी जाती है। कार्रवाई में अंग्रेज डिसाइड करते थे कि इनको फांसी देना है कि इनको जो है आजीवन कारावास, जो कुछ भी हो वो कार्रवाई अपने हिसाब से करते थे। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि बिना वकील बिना दलील बिना अपील का कौन सा एक्ट है, तो रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में लागू हुआ था। अब आगे के समझ के लिए इसके तहत एक चीज और समझिएगा, इसके तहत 2 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम आप जान लीजिए कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। 2 महत्वपूर्ण नाम है कि सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। किसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत। जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो भारतीयों में आक्रोश हो जाता है कि भाई अनायास इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज तो अपने एक्ट के तहत गिरफ्तार किए, हम इनके रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारतीयों में इसका विरोध था, एक्ट का भी विरोध था, और इनको गिरफ्तार करने के बाद और विरोध बढ़ गया कि भाई हमारे देश में हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आदमी निर्दोष भी है, लेकिन उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट के तहत किसको गिरफ्तार किए गए, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को। अब इसी के लिए एक बड़ी घटना होती है। इसके उपरांत जो लोग इकट्ठा होते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसके पीछे महत्वपूर्ण कुछ बनता है कि ये घटना कब है। ये घटना है 13 अप्रैल 1919। 19 मार्च को ये लागू हुआ। डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके उपरांत भारतीयों के द्वारा ये विचार किया गया कि जालियांवाला बाग ये कहाँ है, पंजाब अमृतसर। जालियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में, पंजाब। जालियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर, पंजाब में। अब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं किस लिए, कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। रॉलेट एक्ट को समाप्त किया जाना चाहिए, या एक्ट समाप्त होना चाहिए। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि यह गलत है कि बिना पक्ष जाने किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं तो जनरल डायर, एक नाम समझिए, जनरल डायर, जनरल डायर यहाँ पर अंधाधुंध गोली चलवा देता है। अंधाधुंध फायर मतलब एक तरफ से घुलवा देता है, मतलब तो गोली चलवा देता है। अंधाधुंध गोली चलवा, कौन, जनरल डायर। अब एक प्रश्न बनता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई थी, तो उसका नाम है जनरल डायर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर बाद में उनको मार दिया गया उधर, वहां जाके आगे हम उसकी कहानी पूरी बताएंगे कि जनरल डायर के साथ क्या हुआ, भारतीय ने उसका बदला लिया। इसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे फैक्ट आता जाएगा तो जालियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलवा दी। अब गोली चलवाने से जो रिपोर्ट आई, जो अंग्रेजों की रिपोर्ट आई ब्रिटिश की, उसमें
माने कि इसमें 379 लोग मारे गए, लेकिन जो कांग्रेस समिति थी, कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 1000 लोग मारे गए थे। अब आप समझ लीजिए कि एक साथ में इनकी रिपोर्ट 379 और कांग्रेस के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। बहुत बड़ी घटना थी, अंधाधुंध फायरिंग, भगदड़ एकदम सीधे गलत। लोग, अंग्रेजों को लगा कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, रौला टेट समाप्त होगा, हमको गिरफ्तार करना पड़ेगा। जनरल डायर जो है अब पहुंच के गोली चलवाता है और हमारे भारतीयों की नृशंस हत्या होती है, जो कि काला दिन है हम लोगों के लिए। 13 अप्रैल की घटना है अमृतसर जालियांवाला बाग हत्याकांड में। इसके बाद, इस घटना के बाद भारतीयों की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। भारतीयों की प्रतिक्रिया, लोगों ने इसके लिए विरोध किया। भाई बैठक समाप्त हो गई, लोग मार दिए गए। भाई 1000 इनके अनुसार माना जाए तो 389 लोग, 380 लोग कम नहीं होते, एक साथ मार दिए जाए। बहुत बड़ी घटना है भारतीय इतिहास में। फिर भारतीयों में विरोध होने के बाद शंकर नायर एक नाम आता है। शंकर नायर स्वतंत्रता सेनानी भारतीय हैं, नायर। ये उस टाइम ब्रिटिश कार्यकारिणी में थी। शंकर नायर वायसराय, जो ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारिणी थी, वायसराय कार्यकारिणी में थे, इन्होंने वायसराय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। अब आपका मामला क्लियर हुआ कि शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। उस घटना से क्षुब्ध होकर, दुखित घटना थी, वायसराय कार्यकारिणी थी, इनको लगा कि हम अंग्रेजों के साथ हैं, उनकी कार्यकारिणी में काम कर रहे हैं और हमारे भारतीयों को जबरदस्ती भून दिया जा रहा है, हमारे भाइयों को, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रश्न बनता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश कार्यकारिणी से या वायसराय की कार्यकारिणी से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो आप सीधे आंसर लगाइएगा, शंकर नायर। उसके बाद फिर और देखिए भी, महात्मा गांधी की अंग्रेजों ने उपाधि थी कैसर-ए-हिंद। क्या उपाधि थी? कैसर-ए-हिंद। उन्होंने वापस कर दिया, कैसर-ए-हिंद। ये भी प्रश्न था, कैसर-ए-हिंद उपाधि किसको मिली थी? महात्मा गांधी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस की थी? कैसर-ए-हिंद। प्रश्न को ध्यान में रखकर चलिएगा। और जमनलाल बजाज, राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी, राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। और रविन्द्रनाथ टैगोर, सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, तीनों लोगों ने अपनी उपाधि वापस कर दी, जो अंग्रेजों से प्राप्त उपाधि वापस कर दी। इस घटना से क्षुब्ध होकर लोगों ने अपनी उपाधि वापस कर दी। अब इसके लिए यह हुआ कि भारतीय मान पर जांच कमेटी बैठी। जांच कमेटी यहां बताते हैं, जांच कमेटी जालियांवाला हत्याकांड, जांच कमेटी बैठती है। जांच कमेटी में अंग्रेजों द्वारा बैठी, उसमें 5 अंग्रेजों के द्वारा जो जांच कमेटी बैठी थी, अंग्रेजों द्वारा, उसमें 5 अंग्रेज प्लस 3 भारतीय थे। घटना गलत हुई है, जांच कमेटी अंग्रेजों की जांच करी, उसमें 5 अंग्रेज 3 भारतीय थे। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन थे भारतीय? चिमनलाल सीतलवाड़, पहले चिमनलाल सीतलवाड़, पहले भारतीय थे। 3 भारतीयों को सम्मिलित किया गया था जिससे निष्पक्ष उसकी जांच हो पाए।
शहजादा सुल्तान अहमद। पहला चिमनलाल सीतरवाल, शहजादा सुल्तान अहमद और तीसरा जगत नारायण। ये अंग्रेजों की कमेटी थी, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बैठाई जिसके 2 सदस्य थे। अंग्रेजों कमेटी थी, उसके बाद कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई, कांग्रेस कमेटी। इसमें 2 मेंबर थे, गांधी जी और दूसरा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, इसमें गांधी जी और मोतीलाल नेहरू थे। अब आप समझ गए होंगे पूरी घटना कि रौला टेक्ट घटना 19 मार्च को हुई। चेम्सफोर्ड के समय में किसी भी व्यक्ति को संदेश के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई की जाती थी। सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके तुरंत बाद उसके विरोध में लोग 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड में इकट्ठे हुए और फिर जनरल डायर में गोली चलवा दी गई। अंग्रेजों के अनुसार 379, कांग्रेस के अनुसार 1000 लोग मारे गए। शंकर नारायण ने वायसराय कार्यकारी से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी कैसे रहे, जवाहरलाल बजाज राय बहादुर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा जो कमेटी बनी उसमें 5 अंग्रेज, 3 भारतीय थे, चिमनलाल सीतरवाल, शहजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण। और कांग्रेस कमेटी में गांधी जी और मोतीलाल नेहरू थे। ये रही घटना। इसके बाद 1919 की एक घटना और, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद 1919 की एक और घटना महत्वपूर्ण है, खिलाफत आंदोलन। सीधे सीधे पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया। और समझिए घटनाएं क्रम से आप पढ़े रहेंगे तो आपको क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप गोमती कृति सुल्तानपुर खोल लीजिए और प्ले लिस्ट में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य ज्ञान करके आपको पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप भारतीय इतिहास, एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न पूरा पढ़ सकते हैं। करंट से भी है, कुछ क्वेश्चन करंट के भी हमने डाले, आप पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन ये भी सीधे तिथि पूछा जाएगा, ज्यादातर चांस भर्ती परीक्षा में। खिलाफत आंदोलन का घटना है, ये भी 1919। कभी कभी जोड़ा कर पूछ लेगा तो रौला टेक्ट, उसके बाद तब जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब मुख्य रूप से खिलाफत आंदोलन 1919, उसके बाद की घटना है, ये भी आपसे क्रम से। अब आप समझिए इसमें क्यों हुआ था, मुख्य रूप से इसमें आप समझिए कि ये खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटिश टर्की के खलीफा के समर्थन में था। ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में था। समझ गए आप? इसको समझिए कि ये खिलाफत आंदोलन की घटना कि भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में था। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण पूछा जाता है 19 अक्टूबर 1900, ये जरूर पूछा जाता है कि 1919 में खिलाफत दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? खिलाफत दिवस। यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न बनता है कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है तो 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आ सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई एग्जामों में पूछा गया है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया, 19 अक्टूबर 1919 को। आप अलर्ट समझ गए, जालियांवाला खिलाफत कि भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में था। भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर
ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में था और 19 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया गया, 19 अक्टूबर 1919 को। तो क्रम से अगर घटना पूछता है तो रौलट एक्ट मार्च में, फिर मार्च 1919, फिर जालियाबाग अप्रैल 1919, फिर अक्टूबर 1919 खिलाफत आंदोलन। अब समझिए तीनों घटनाएं कौन कौन सी? रौलट एक्ट, फिर आपका जालियाबाग हत्याकांड, फिर आपका खिलाफत आंदोलन। ये तीनों घटनाएं 1919 की, 1919 की। पहले ये है मार्च में, फिर ये अप्रैल में, फिर ये अक्टूबर में। क्रम आपको भी तैयार हो गया। अब यहां से कहानी बन के आती है कि इसके बाद गांधी जी ने इन सब घटनाओं के बाद या इन घटनाओं के जस्ट बाद गांधी जी काफी क्षुब्ध होते हैं। उनका अंग्रेजों के प्रति जो रवैया था थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि ये जो घटनाएं भारत में हो रही हैं यह उचित नहीं है, ये भारत की व्यवस्था, भारत के लोगों को या हर तरह से नुकसान पहुंचाने वाली है। उससे क्षुब्ध होते हैं कि रौलट एक्ट होता है, उससे हमारा नुकसान हुआ, जबरदस्ती लोगों को भून दिया गया, वो भी हमारा नुकसान होता है। खिलाफत आंदोलन जो आपस में इस तरह की भावना पैदा हो रही, उसके लिए उसके उत्तर में उन्होंने प्रारंभ करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी 3 महत्वपूर्ण आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, शबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों को पढ़ाएंगे यहाँ असहयोग। इसके बाद जैसे जैसे घटनाएं आती जाएंगी हम आपको सबने अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में बताएंगे। फिर उन्होंने इसके उत्तर में, गांधी जी ने इन सबके उत्तर में तीनों घटनाओं के, क्योंकि सत्य और अहिंसा के मार्ग थे। गांधी जी का मुख्य रास्ता क्या था? सत्य और अहिंसा, जिसके लिए पूजे जाते हैं। वो नहीं चाह रहे थे कि हम उग्रवादी विचारधारा से लड़ाई झगड़ा करके या अन्य किसी तरह से आज़ादी प्राप्त करेंगे। हम शांतिपूर्वक सत्य के रास्ते पर चलकर, अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम इसको प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमने आपको कांग्रेस का अधिवेशन बताया था कि जो बंटवारा हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में जो बंटवारा होने का मुख्य रीजन नरमपंथी और गर्मपंथी लेकर था कि जो उग्र विचारधारा के थे, जो मार झगड़ा करके लड़ाई के माध्यम से देश का आजादी करना चाह रहे थे, वो अलग ग्रुप बना लिए। गांधी जी के साथ चलने वाले जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, उन्होंने अचल विचारधारा, अलग विचारधारा बना ली थी। गांधी जी सत्य अहिंसा पे थे, उन्होंने लड़ाई झगड़ा न करके इन सब के उत्तर में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को, ये 1920 की घटना है। गांधी जी की 3 महत्वपूर्ण नहीं, असहयोग 1920 में, सबने अवज्ञा 30 में, भारत छोड़ो 42 में, उसकी चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब होता है कि असहयोग करना, मतलब किसी का सहयोग न करना। जैसे आप हमारे साथ हैं, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, सहयोग है, सहयोग नहीं कर रहे हैं, सहयोग। असहयोग कैसे करना है कि हमको उनकी नौकरी छोड़ देना है, हमको उनके बस को छोड़ देना है, हमको उनकी सुख सुविधाओं को छोड़ देना है। मतलब जो कुछ भी अंग्रेजों का प्रयोग भारत में हो रहा है उसको हमको पूर्णतः त्याग करना है, असहयोग करना है। उसकी स्थिति था कि जब उनका यहाँ से त्याग होगा, उनका सहयोग होगा, तो उनकी इकोनॉमिक डाउन होगी और फिर वो हमसे बात करने के लिए, आज़ादी के लिए कहेंगे। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन किया और सभी से कहा कि हमको शांतिपूर्वक उनके वस्त्र हैं, उनके स्कूल हैं, उनके जो है नौकरियां हैं, जो कुछ भी ब्रिटिश का है हमको छोड़ना है। हमको क्या अपनाना है? स्वदेशी, क्या अपना जो अपने देश का है उसी से गुजारा करना है।
इससे उनका जो व्यापार हो रहा था, जो यहाँ से उनकी इनकम हो रही थी, वो काफ़ी टूटती, उसका बहुत दूरगामी परिणाम जाता। ये असहयोग आंदोलन शुरू किया। और पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। पहला महत्व कब चलाया था? 1920 में। और मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के लिए गिरफ्तार किया गया था। सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था। अगर बनता है कि असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किस भारतीय को गिरफ्तार किया गया? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली को। और कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जो इनके असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे। जैसे जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, जिन्ना, बिपिन चंद्र और एनी बेसेंट। ये तीनों असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे। ये लोग नहीं चाह रहे थे कि असहयोग आंदोलन चले, इसके असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे। ये नहीं चाह रहे थे कि असहयोग आंदोलन चले, क्योंकि लोग विपिन उग्रवादी विचार तो नहीं, उग्रवादी विचारधारा थे और नहीं चाह रहे थे कि असहयोग आंदोलन चले, क्योंकि उनको पता था कि असहयोग आंदोलन से हमको आज़ादी नहीं मिलनी है, हम फिर दबाए जाएंगे। वो उग्रवादी विचारधारा से आज़ादी चाह रहे थे। लेकिन गांधी जी असहयोग आंदोलन के लिए अडिग रहे। मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। अब समझिए, अब एक महत्वपूर्ण घटना होती है जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, चौरी चौरा। चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में एक स्टेशन है, गोरखपुर यूपी में, वहां की घटना है। कब की घटना है? 5 फरवरी 1922। अगस्त 20 में चला था। 5 फरवरी, 2 साल तक, 5 फरवरी 1922। इसको आप याद कर चलिए। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण डेट है। चाहे 22 पूछेगा, चाहे 5 फरवरी करके देगा, कभी कभी 5-6 फरवरी करके भी पूछ लेता है। अब चौरी चौरी घटना का मतलब क्या था कि घटना के विषय जान ले कि गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ असहयोग आंदोलनकारियों क्रोध में आ गए। जो असहयोग आंदोलनकारी थे वो क्रोध में आ गए और उन्होंने वहां थाने में आग लगा दी। क्रोध में आकर आग लगा दी। क्या की? आग लगा दी। आग लगा दी, हिंसक झड़प हो गई। जब हिंसक झड़प हो गई तो गांधी जी हिंसा के विरोध में थे। आप समझ के चौरी चौरा घटना गोरखपुर यूपी में है। जो असहयोग आंदोलन कार्यकर्ता थे वो असहयोग आंदोलन से त्रस्त आ गए थे। उनको ये लग रहा था कि हमको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, हमको लगता है कि आज़ादी नहीं मिलेगा। वो लोग उग्र हो गए और उग्र होने के बाद वहां आग लगा दी, मतलब वहां हिंसा हो गई। जब हिंसा हो गई तो गांधी जी नहीं चाह रहे थे, जब उसका मोटो फेल हुआ, असहयोग शांतिपूर्वक चलेगा, अहिंसा के तरीके से चलेगा, तो इस तरह घटनाएं से गांधी जी आहत हुए और उन्होंने 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। आंदोलन जो है उन्होंने समाप्ति की घोषणा कर दी, आंदोलन को समाप्त कर दिया। समाप्त क्यों किए? हिंसा होने की वजह से आंदोलन स्थगित हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि खिलाफत आंदोलन, रॉबर्ट टेट बता दिए, जालियाबाग बता दिए, खिलाफत आंदोलन। अब गांधी जी इनके उत्तर में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में शुरू किए। कहे हमको स्वदेशी अपनाना है, विदेशी सामानों का त्याग करना है। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया। जिन्ना, बिपिन चंद्र और एनी बेसेंट इसके खिलाफ थे। और
असहयोग आंदोलन 20 में चला, फरवरी 22 तक चला। 22 में असहयोग आंदोलनकारियों को लगा कि हमको आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्होंने चौरी चौरा नामक स्थान पर आग लगा दी, हिंसक झड़प हुई। गांधी जी ने 11 फरवरी को आंदोलन स्थगित कर दिया। कई आए, कई लोगों ने अपना विचार दिया कि नहीं बंद करना चाहिए था, इससे आज़ादी नहीं मिलेगी इस तरह से। तो रहा आपका महत्वपूर्ण। इसके बाद 1922 के बाद की घटनाएं हम आपको अगले वीडियो में देश आज़ादी तक और वर्तमान आधुनिक इतिहास से जो भी प्रश्न बन सकते हैं हम आपको बताते रहेंगे। शुभकामनाएं और मुख्य चीज कि परीक्षा के लिए लगे रहिए तन मन धन से। जय हिंद, जय भारत।